हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बोर्ड के क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं, यानी टॉप 10 क्वेश्चन आज हमने चूज किए हैं जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। तो बोर्ड के मतलब मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ओके। तो उनमें से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और कॉपी पेन लेके उनको नोट करना है आपको मेरे साथ साथ, ओके। तो आज हम टॉप 10 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, उसके बाद दूसरा जो लेक्चर आएगा उसमें फिर टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन हम करने वाले तब तक जब तक हमारा पेपर नहीं हो जाता। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, तो लिखना शुरू करें। पहला क्वेश्चन है हमारा, तो मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा ये है, पहला क्वेश्चन हमारा है उप सह संयोजन, उप सह संयोजन संख्या से क्या अभिप्राय है। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसे नोट करो और फिर हम इसका आंसर करते हैं, ठीक है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, हमें आंसर लिखना भी सीखना है, ओके। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर कैसे लिखे जाएं वो भी हमें सीखना है, ठीक है। तो टू द पॉइंट आंसर देना है, जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही आंसर देना है। तो उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है, जैसा कि हमें पता है यह क्वेश्चन लिया गया है उप सहसंयोजन यौगिक से, और ठोस अवस्था में भी ये क्वेश्चन है, ओके। तो देखना क्वेश्चन आंसर क्या है, निकटतम गोलों की संख्या को, निकटतम गोलों की संख्या को उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं, ओके। ये है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। निकटतम गोलों की संख्या को, जैसे हमने एक एग्जांपल भी लिख कर देते हैं, ये और ये, ठीक है। तो इसको हमने चूज किया, ठीक है। इसके निकटतम गोले कितने हैं, 2 हैं। तो यहां पर उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो गई, उप सहसंयोजन संख्या बच्चों कितनी हो गई, जल्दी से बताओ हमको। हो गई 2 सर। निकटतम गोलों की संख्या, कोई एक गोला तुम चूज कर लो, उससे जो निकटतम है, जो उससे लगते हैं, उससे टच हो रहे हैं, उन गोलों की संख्या को क्या बोलते हैं। तो ये आपको आंसर करना है, एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझा देना है, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, जल्दी से नोट भी करना है उसके साथ साथ आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्षारकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ओके। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, और किसको व्यवस्थित करना है वो भी दिया गया है क्वेश्चन में। अमोनिया है, यानी एमाइन से ये क्वेश्चन आया गया है, ठीक है। एमाइन से ये है, और जबकि ये कहां से था, ये ठोस अवस्था से था या ये ठोस अवस्था से क्वेश्चन था। तो चैप्टर का नाम भी हम लेके चलेंगे, तो चैप्टर के नेम भी मेंशन कर देना पीछे से कि ये वहां से आया है, अमोनिया। और दूसरा लिया गया है C2H5NH, ओके। और तीसरा है हमारा C2H5, इसके 2 हैं, और ये NH है, कॉमा। तीसरा हमारा हो गया C2H5 और यहाँ पर N, ठीक है। तो एमाइन वाली चैप्टर से है, तो चैप्टर का नाम है एमीन, इसको भी मेंशन करो जल्दी से, वहां देखोगे आपको ये दिख जाएगा। लेकिन अगर हमें आंसर लिखना है तो देखो ध्यान से, जो सबसे ज्यादा बेसिक होता है ना, सबसे ज्यादा बेसिक होता है 3rd डिग्री का, ओके। सबकी चालकता किसकी होती है, 3rd, फिर 2nd डिग्री की, और फिर होती है प्राइमरी की। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। तो यहां पर देखना,
कौन सी डिग्री का कौन है करके, ठीक है। देखो इस नाइट्रोजन में कितने कार्बन लगे होंगे, 3 लगे हैं। इसमें कितने लगे हैं, 2 लगे हैं। इसमें 1 लगा है, तो ये तो सबसे पहले 3rd डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, और ये कौन सा है, प्राइमरी, और ये तो 0 डिग्री, इसका कोई डिग्री नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्षारकता किसकी होगी, और बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे कम किसकी होगी, ये होगी, बढ़ता क्रम ये है। फिर उसके बाद क्षारकता होगी C2H5NH2 की, और फिर 2nd डिग्री की। सबसे ज्यादा किसकी होती है, जल्दी से बताओ, सबसे ज्यादा होती है टर्शियरी की, यानी तृतीयक एमाइन की। ओके, तो तृतीयक एमाइन की जो क्षारकता है सबसे ज्यादा है। ओके, तो ये हो गया हमारा 3N। ये तो मेरे प्यारे बच्चों ये इसका आंसर है, जल्दी से इसको नोट करो। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd में। ओके, तो इसको जल्दी से नोट करो और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd में। इसे इरेज कर देते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3rd देखना प्यारे बच्चों, 3rd क्वेश्चन है हमारा। 3rd क्वेश्चन है, निम्न, जल्दी से नोट करो मेरे साथ, निम्नलिखित का कारण स्पष्ट कीजिए, का कारण स्पष्ट कीजिए, निम्नलिखित का कारण स्पष्ट कीजिए। और किसका कारण बताना है हमको, कि हमारे पास जो अमोनिया है, क्या है, अमोनिया हाइड्रोजन बंध बनाती है। ओके, अमोनिया हाइड्रोजन बंध बनाती है, परंतु PH3 नहीं बनाती है। ओके, ये है हमारा, इसका रीजन देना है कि अमोनिया तो हाइड्रोजन बंध बनाती है, ठीक है, जबकि PH3 नहीं बनाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको आता है तो जल्दी से आंसर लिखो, नोट कर कॉपी में। ओके, और फेयर कॉपी में लिखोगे तो और अच्छा है, ठीक है। तो फेयर कॉपी जो आपने स्कूल की बनाई होगी ना, उसी में इसको नोट कर लेना, क्योंकि जब एग्जाम के पहले दिन जब स्टडी करोगे तो उसमें नोट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यस, तो इसका आंसर देखो क्या होगा। हाइड्रोजन बंध सिर्फ कौन बनाता है, 3 ही बनाते हैं, 3 एटम बनाते हैं जो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं, वह है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 3 बनाते हैं। अब ये 3 क्यों बनाते हैं पता है, इनका रीजन क्या है, ज्यादा क्या है इनकी, ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता, क्या है, विद्युत ऋणात्मकता, ज्यादा क्या है, विद्युत ऋणात्मकता। और जो आकार है, छोटा आकार, ठीक है, छोटा आकार, ये है, देखो रीजन, बस हो गया। तो इसमें हमको आंसर में क्या लिखना है, ये तो मैंने नॉर्मल बता दिया तुमको, यहां पर लिखना है आंसर में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता वो ज्यादा होती है, तथा दूसरा क्या लिखना है, आकार क्या होता है, आकार छोटा होता है, ठीक है, आकार छोटा होता है। और दूसरा क्या है, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, छोटा होता है, जिसके कारण ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध सिर्फ F1 फ्लोरीन एटम, ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम ही बना सकते हैं। ओके, कैसे बनाते हैं ये भी बता देते हैं। ये हमने बना दिया अमोनिया, ये इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये पॉजिटिव, ये अमोनिया दूसरे अमोनिया के साथ बनाएगा, देखो ये इस पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो इनके बीच क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बंध है, ठीक है। और हाइड्रोजन बंध क्यों बन रहा है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, और विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने से क्या होता है, चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यानी आवेश आ जाता है, और जिसकी वजह से दूसरा एटम आवेश के चक्कर से क्या होगा, आकर्षित होगा, और इसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बंद हो जाता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट करो। अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन में, ठीक है। तो आज का 4th क्वेश्चन क्या है हमारा, जल्दी से इसे नोट करो। तो 4th क्वेश्चन में हम चलते हैं
और अगर नोट नहीं किया है तो उसको पॉज करके फिर से नोट कर लेना, ठीक है। यस, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिया गया है निम्नलिखित, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। निम्नलिखित अभिक्रिया को, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रिया को क्या करना है, आपको पूर्ण करना है, ठीक है। तो अभिक्रिया दी गई है RCOOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, देखो COOH, जिसमें क्या लगाते हैं हम, ओइक लगाते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा दी है लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड से, और ईथर की प्रेजेंस है, ईथर के साथ है, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रखा है, ये है, ठीक है। अब पूछा है कि क्या बनेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले तो एक चीज बता देता हूं, वैसे तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूं, ठीक है। डायरेक्ट आंसर ये अल्कोहल में बदल जाता है, ठीक है। ये ग्रुप किस में बदल जाता है, अल्कोहल में। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे, जल्दी से बताओ। 2 बॉन्ड बना दिया है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएंगे, ये है। अब सर ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि पता है क्या होता है, देखो रीजन में बता देता हूं आपको। रीजन, पेपर में रीजन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपने इतना आंसर लिखना है, खत्म काम, ठीक है। ये हमारा आंसर भी हो गया, ठीक है। रीजन क्या है कि जो हमारा लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड है ना, ये एक अपचायक है। क्या है, अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अपचायक है। किसी भी चीज को क्या कर देता है, उसका अपचयन कर देता है। अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस होना। क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस होना। तो यहां पर ऑक्सीजन देखो लॉस हो रही है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस में चेंज हो जा रहा है, अल्कोहल में, ठीक है। तो मेरी बारी बच्चों जल्दी से इसे नोट कर लो। उसके बाद हम चलते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन में, ओके। इसे इरेज कर देते हैं 3rd क्वेश्चन को। तो 5th नंबर का क्वेश्चन जल्दी से नोट करेंगे अब। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु को स्पष्ट कीजिए, ये भी है 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्क्स का। तो 1 मार्क्स में, और आंसर आपको एक चीज याद रखना है, टू द पॉइंट देना है, ठीक है। जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही लिखना है, अगर आपको 100% मार्क्स लाने हैं तो कीप इन माइंड। तो यहाँ पर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी, ये वहां से चैप्टर नंबर 4th है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है। तो पहले तो मैं आंसर एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ठीक है। तुमको फर्स्ट डिग्री का याद भी होगा, T½ = 0.693 अपॉन क्या होता है, ये फॉर्मूला याद है सबको, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब उसने कहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो वैसे अर्धायु काल क्या होता है, अर्धायु, ओके, अर्धायु। तो अर्धायु क्या होता है, वह समय जिसमें अभिक्रियक की सांद्रता आधी हो जाती है, ये है। तो समझ में आज, जैसे कि सपोज हमारे पास अभिक्रियक था 1 लीटर, ठीक है। अब 1 लीटर जैसे दूध लिया तुमने, अब उसको वो दही में बदलेगा ना, लेकिन वो धीरे धीरे बदल रहा होगा। जब वो आधा लीटर दही में बदल जाएगा तो जितना समय है उसको बोलते हैं अर्ध आयु काल किसी भी रिएक्शन का। जब वो प्रारंभिक सांद्रता का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, तो उतना जो लगा समय होता है उसे बोलते हैं अर्ध आयु काल। और फॉर्मूला क्या है इसका, प्रथम कोटि के लिए T½ = 0.693 अपॉन K, ओके।
तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा 5th का आंसर हो गया। 1 मार्क्स में, 1 मार्क्स में ज्यादा लिखना नहीं है। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, इसे नोट कर लेना। और प्रथम को जो अभिक्रिया है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसका जो डेरिवेशन है, ठीक है, जैसे इसका फॉर्मूला होता है उसको वो ड्राइव करने को भी आता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अभी 6 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, बिलियन के परासरण दाब से क्या तात्पर्य है। ओके, ये क्वेश्चन है, सेम 1 मार्क्स था, ठीक है। ये है तो परासरण दाब, जैसे कि आपको पता है परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब होता है, ये हमारी है, ये विलायक है, शुद्ध विलायक है, शुद्ध पानी है यानी, ठीक है। और यहां पर हमने बिलियन ले लिया, ये बिलियन है, ठीक है। इसकी सांद्रता कम होती है, ठीक है, कम सांद्रता शुद्ध विलायक है, और इसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा है, ज्यादा सांद्रता, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक कनेक्शन कर दिया और बीच में हमने डाल दी क्या, अर्धपारगम्य झिल्ली, ये लगा दी हमने अर्धपारगम्य झिल्ली। इसका नाम क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या है बच्चों, अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको शॉर्ट में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, SPM बोलते हैं ना, ये है। तो इसके थ्रू क्या होता है, कम सांद्रता से पानी, याद रखना है, कम सांद्रता से कहां की ओर जाता है, ज्यादा सांद्रता की ओर। कहां की ओर जाता है, कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर शुद्ध विलायक का गमन होता है, और इसी को क्या कहते हैं, हम परासरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, परासरण कहते हैं, ठीक है। ये तो सबको समझ में आ गया परासरण किसे कहते हैं, ये याद भी रहता है। लेकिन वो पूछ रहा है परासरण दाब क्या होता है, तो देखना, हाँ, परासरण दाब में आंसर में क्या लिखना है, पहले ये फिगर बनाना है, और अब देखना। और हमने क्या कर दिया, जब हम ये इधर को पानी जा रहा होगा, ठीक है, यहां पर हमने क्या कर दिया, और यहां पर एक पिस्टन लगा दिया और P एक्सटर्नल, ठीक है, ये फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो देखो वहां परासरण दाब की परिभाषा क्या है, इसको लिखते हैं परासरण दाब। देख, परासरण की घटना को परासरण की घटना को रोकने के लिए, क्या, रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। ये बस इतना लिखना है आपको, ज्यादा मार्क्स में नहीं है वो, इसलिए ज्यादा नहीं मेंशन करना, टू द पॉइंट लिखना है। जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही आंसर देना है, कीप इन माइंड। ओके, ज्यादा कथा नहीं लिख देनी है वहां पर। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सीधे 7th नंबर के क्वेश्चन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। इसे इरेज कर देते हैं। तो ये कुछ बोर्ड के चुनिंदा क्वेश्चन है, ठीक है, जिनको रट लो बस इनको, और यही पेपर में छपने वाले हैं। अब है अगला क्वेश्चन हमारा 7th नंबर का। 7th नंबर का क्वेश्चन है, निम्न को बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए, ठीक है, ये हो गया। तो हमें पहला जो दिया है इसमें कौन नंबर का, वो दिया है क्लोरोबेंजीन से
बेंजीन। क्लोरोबेंजीन तो बात है ना, बेंजीन के ऊपर Cl लगा दो, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। उससे आपको बनाना है DDT, DDT, ओके, DDT। और जो दूसरी तरफ है ख वाला क्वेश्चन है वो है हमारा CCl4 से फ्रेऑन बनानी है, फ्रेऑन 12। फ्रेऑन किस में होती है? फ्रिज में जो डालते हैं, ठीक है, फ्रिज में जो गैस पड़ती है उसे फ्रेऑन कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्लोरोबेंजीन से DDT बना देते हैं हम। तो क्लोरोबेंजीन बना देते हैं सबसे पहले। ये हमने क्लोरोबेंजीन बना दिया, बेंजीन, इसका एक हाइड्रोजन ऐसे निकाल देते हैं। ये हमने बेंजीन बना दिया, ये क्लोरोबेंजीन हो गया। और इसमें एक और चीज़ लगता है, क्या? क्लोरल, ओके, CCl3। और ये हमारा क्या है? क्लोरल है, ठीक है, इसे भी याद रख लो। और ये देखो क्या होता है, ये मिल गया और पानी इसमें से निकल गया। क्या निकल गया? पानी निकल गया, ठीक है। जो जैसे पानी निकला तो क्या बन गया देखना, ये तो क्लोरो लगा था, यहाँ पर भी एक ऐसे ही लगेगा, ये और ये। अब देखना ये किससे जुड़ जाएंगे? इस कार्बन से, ये कार्बन से, और इसके पास एक H ऑलरेडी है, CCl3। ये हो गया हमारा DDT, ओके। ये है हमारा प्यारे बच्चों, जल्दी से इसे नोट करो और मैं इसे इरेज करता हूँ। तो ये है DDT बनाने की। DDT की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट करके जरूर बताना, ओके। DDT की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, ओके। तो अब दूसरा नंबर जो ख नंबर है ना, उसका क्या है आंसर देखना, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, लिख भी देते हैं हम यहाँ पर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इससे क्या बनाना है हमको? इससे बनाना है हमको फ्रेऑन, CF2Cl2। ये हमारी फ्रेऑन 12 है, ठीक है, फ्रेऑन। इसको फ्रिज में डालते हैं, प्रशीतक का काम करती है। प्रशीतक मतलब ठंडा करने का काम करती है। क्या करती है? ठंडा करने का। तो ठंडा कर देती है। तो इसमें डालेंगे हम 2HF, ओके, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और एंटीमनी क्या, पेंटाक्लोराइड। और ये किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक का काम कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? उत्प्रेरक का। तो ऐसे हम फ्रेऑन 12 बनाते हैं, ठीक है। तो फ्रेऑन 12 किस में होती है? ये फ्रिज में होती है। और कैसा काम करती है? ये प्रशीतक का काम करती है। प्रशीतक यानी ठंडा कर देती है, ठीक है, यस, कूल, ओके, यस। तो ये होती है फ्रेऑन गैस, तो फ्रिज में हमारी होती है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7th भी हो गया, जल्दी से इसे नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, ओके। यार अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8? ओ, ये है कृत्रिम मधुरक। कृत्रिम मधुरक क्या है? तो कृत्रिम मधुरक क्या है? और क्वेश्चन में एक चीज और पूछा गया है, सैकरीन का सूत्र भी लिखिए, ठीक है, सूत्र लिखिए। ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले तो हम कृत्रिम मधुरक देखते हैं, ठीक है। तो कृत्रिम मधुरक क्या होते हैं? देखो, हाँ, कृत्रिम मधुरक क्या होते हैं? आंसर लिखेंगे हम, टू द पॉइंट आंसर देना है, जितना पूछा जा रहा है उतना ही लिखना है। और जब तुम पेपर में, जब आंसर शीट में आंसर लिखेंगे तो वहां पर प्रश्न नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आंसर नंबर 8। क्या लिखेंगे? आंसर नंबर 8 या उत्तर 8, ठीक है, ऐसे कैसे। तो कृत्रिम मधुरक होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं। स्वाद में मीठे होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं। लेकिन स्वाद में मीठे होते हैं, लेकिन यह कैलोरी नहीं देते हैं, ठीक है, कैलोरी प्रदान नहीं करते, ठीक है, कैलोरी प्रदान नहीं करते हैं, कैलोरी यानी ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है,
ये आसानी से मूत्र के जरिए विसर्जित हो जाते हैं, ठीक है, मूत्र विसर्जन से ये बाहर हो जाते हैं और हमें कोई किसी प्रकार की ऊर्जा प्रदान नहीं करते, जिससे हमारी कैलोरी नहीं बढ़ती। कैलोरी बढ़ती तो बॉडी में बॉडी में ऊर्जा प्रदान नहीं आता, ठीक है, तो जिससे कि सिर्फ मीठापन जरूर आएगा, जीभ में इसका मीठापन रहेगा इससे, ठीक है। और सैकरीन का सूत्र यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, आंसर में। तो सैकरीन का फॉर्मूला ये है हमारे पास, इसको बेंजीन बना दिया और ये हमारे पास ONH और यहाँ कर दिया डबल बॉन्ड O, ये मिला दिया, तो ये सैकरीन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, फिर से बता देते हैं। कीर्ति मधुरक क्या होते हैं, सैकरीन का सूत्र लिखिए, ठीक है। तो कीर्ति मधुरक होते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं, लेकिन वो हमें कैलोरी प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है, यानी ऊर्जा, किसी भी तरीके की ऊर्जा प्रदान नहीं करते, और इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो इसको रट्टा मान लो, ओके। तो क्वेश्चन नंबर अब है हमारा 9th। तो 9th क्वेश्चन लिखने से पहले हम इसे इरेज कर देते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी कुछ भी आपको क्वेरी है, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आईपीसी नेम लिखना है। आईपीसी नियमों के आधार पर निम्न के सुव्यवस्थित नाम लिखिए, ओके। तो नाम लिखना है आईपीसी नाम, ओके। तो सबसे पहले कौन नंबर है हमारा केपर। ये चैप्टर कौन से लिया गया है पता है, उपस्व संयोजन यौगिक से लिया गया है, और ये नाम तो पेपर में जरूर आएंगे, इसलिए जो भी एनसीईआरटी में कुछ एक्सरसाइज है ना इनके नाम की, तो उनको जरूर कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो मैं यहां पर करा रहा हूं, इससे तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये है, तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है, पहले तो ये पॉजिटिव है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिख देते हैं पोटेशियम। ये पोटेशियम हो गया। पोटेशियम के बाद इसके अंदर पहुंचे, ठीक है। इसके अंदर पहुंचने से पहले हम लिगेंड के नाम लिखेंगे। तो लिगेंड कितने हैं, हेक्सा साइनिडो, ओके, साइनाइडो या साइनिडो, ओके, कुछ भी कह सकते हैं, साइनिडो, ये कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, Fe। अभी अगर ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, यानी ये पॉजिटिव है ना बाहर का, तो ये नेगेटिव है, तो यहां पर जो होगा उसके पीछे 8 लगेगा, तो यहां पर हो जाएगा फेरेट। क्या हो जाएगा, फेरेट। और फेरेट के बगल में क्या, उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल देते हैं। पोटेशियम की +1 होती है, तो 4 है, तो प्लस इसके x मान लेते हैं, इसकी निकालनी है हमको, +6 साइनाइड की -1 होती है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया, +4 -6 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से बताओ सर, 2 हो गया, ठीक है। ये तो यहाँ पर हम वो भी इसको रोमन में लिखेंगे, ठीक है। ये तो ये इसका आईपीसी नेम हो गया, और ये पेपर में जरूर आएगा, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब हम चलते हैं दूसरी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये सल्फेट डबल माइनस होता है, ठीक है, सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है ना, डबल माइनस, ये है सल्फेट, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर कॉपर में 8 जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, कॉपर ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा टेट्रा, अरे भाई टोट्रा, ये टोटे क्या हो गया, टेट्रा, ठीक है, टेट्रा एमाइन या एमीन भी बोल सकते हैं, ठीक है, टेट्रा एमाइन। और कॉपर के बगल में उसकी क्या लिखनी है, ऑक्सीकरण संख्या, और बगल में क्या है, सल्फेट, ये तो सल्फेट होता है, इसे याद रखना है, ठीक है, सल्फेट। अब ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, x, कॉपर के x, +4 अमोनिया। कैसे लिखा जाता है, अमोनिया ऐसे लिखते हैं ना, कोई चार्ज होता है अमोनिया में, कोई चार्ज नहीं, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, ठीक है, तो 0 है इसकी। और प्लस सल्फेट की कितनी होती है, तो मैं दिख रहा है सल्फेट डबल माइनस होता है, याद रखना है, सल्फेट के ऊपर डबल माइनस चार्ज होता है, यहाँ पर -2 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गई, 0। सो x इज इक्वल टू क्या हो गई, माइनस का प्लस का 2, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, 2, तो रोमन में इसको 2 लिख देते हैं।
ये है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है ना 9th वाला, ये क्वेश्चन लिया गया है उप सहसंयोजन यौगिक से, वहां से नाम लिखने को पेपर में जरूर आता है, ठीक है, ये है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, जो हमारे लास्ट है आज का क्वेश्चन। तो हम टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ओके, बोर्ड के लिए। तो 10th नंबर का क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th क्या है? फेन प्लवन विधि, ओके, फेन प्लवन विधि से अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है, ओके, किया जाता है, ये है। तो फेन प्लवन विधि यानी ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? तत्वों का निष्कर्षण, ओके। तो सांद्रण की कुछ बहुत सारी विधि हैं, उनमें से फेन प्लवन भी और ये चुंबकीय पृथक्करण भी है, वो भी आता है, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको डिस्कस करेंगे फेन प्लवन। फेन का मतलब क्या होता है? फेन मतलब होता है झाग, यानी झाग के दौरान अयस्क से गैंग को अलग किया जाता है। गैंग क्या होती है? अशुद्धियां होती हैं, जैसे कि मिट्टी, पत्थर या सिलिका, ओके। ये जो गंदगी होगी ना अशुद्धि अयस्क में, उसको गैंग कहते हैं। और गैंग को निकालने की जो विधि होती है उसी को क्या बोलते हैं? अयस्क का सांद्रण बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें से फेन प्लवन विधि एक है। तो फेन प्लवन विधि हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो आपको कितना लिखना है? जैसे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 मार्क्स में ज्यादा नहीं लिखना, कम से कम 5-6 लाइन लिखनी है, और थोड़ा सा उसका फिगर ड्रॉ कर देंगे तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो फेन प्लवन विधि हम इसका आंसर लिखेंगे। आंसर में क्या होगा देखना। सबसे पहले फेन प्लवन विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयोग में लाई जाती है। किसमें? उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। ये हो गया। केवल सल्फाइड, जिस भी अयस्क में सल्फर हो, पीछे से सल्फर लिखा होगा, ठीक है, याद रखना। जिस भी अयस्क के फॉर्मूले में सल्फर लिखा होता है वो सल्फाइड अयस्क होते हैं। उन्हीं का सांद्रण इस फेन प्लवन विधि से किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम? सबसे पहले एक हमने क्या लिया, ये कंटेनर लिया, ओके। इसमें हमने चीड़ का तेल डाल दिया, ओके, चीड़ का तेल, ये चीड़ का तेल, ये इससे जिससे झाग हो जाएगा, ओके, ये झाग हो गया। और हमने ऊपर से क्या डाल दिया? इसमें अयस्क डाल दिया, अयस्क, ठीक है, ये अयस्क। तो अयस्क, अब देखो जब हमने अयस्क का पाउडर, अयस्क का क्या डाला? पाउडर डाला, तो क्या हुआ? जो गैंग होती है ना वो नीचे बैठ जाती है। क्या? ये गैंग है, नीचे बैठ गई, ठीक है, ये गैंग है, नीचे बैठ गई। और जो शुद्ध अयस्क होता है ना वो झाग में आ जाता है। क्या आ जाता है? झाग में। और फिर झाग को क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। ये सब आपको लिखना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता? देखो इतना हो गया, इसके भी हमने फिगर भी बना दिया। तो इसमें क्या करना पड़ता है हमें? चीड़ के तेल से बने झाग से अयस्कों को गैंग से पृथक किया जाता है, पृथक किया जाता है। ये है, देखो, ठीक है। और एक और चीज, किससे? और इस विधि में गैंग
गैंग नीचे नीचे निलंबित हो जाता है, निलंबित नीलंबित हो जाता है, हो जाता है, ये देखो, ठीक है। और इसमें हम एक और चीज डालते हैं, फेन स्थायी कारक के लिए, स्थायी, जितने भी आपको इंफॉर्मेशन आ रही है ना इसके अबाउट उस वक्त, तो आपको वहां पर क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। और फेन स्थायी कारक के रूप में हम इसमें एनिलीन, या तो एनिलीन डालते हैं एनिलीन, या दूसरा और क्या, क्रिसॉल, या क्रिसॉल डालते हैं, ये है इनफ। 2 मार्क्स में इतना इनफ है, ठीक है। तो इसमें देखो एक हमने कंटेनर लिया, कंटेनर में क्या डाला, जो हमने अयस्क निकाला जिसमें गैंग भी मौजूद है, गैंग यानी अशुद्धियां, ठीक है, मिट्टी पत्थर ये सब गैंग कहलाती हैं, सारी अशुद्धियां अयस्क में पाई जाने वाली गैंग कहलाती हैं, ठीक है। तो हमने पाउडर बनाया पहले उसका, ठीक है, पाउडर बना के डाल दिया। और दूसरा एक और चीज है, क्रिसॉल या एनिलीन भी है, ठीक है, क्रिसॉल या एनिलीन भी है। तो क्रिसॉल क्या करेगा, इसमें फेन को स्थायी कारक करेगा, यानी फेन बहुत अच्छा बनाएगा, ठीक है। अब वो झाग जब बनेगा ना इसमें, तो झाग ऊपर आएगा, और झाग के साथ पता है क्या होगा, जो शुद्ध अयस्क है वो ऊपर आ जाएगा, और जो गंदगी है ना गैंग की वो नीचे बैठ जाएगी। तो आपको ना क्वेश्चन आंसर लिखने के साथ, क्वेश्चन के आंसर उसके साथ एक फिगर ड्रॉ कर देंगे ना, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, कीप इन माइंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्वेश्चन हमने जो टॉप 10 क्वेश्चन बोर्ड के हम डिस्कस कर रहे थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो कल आएगी जिसमें फिर हम टॉप 10 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो बोर्ड में डेफिनेटली आएंगे। तो तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ओके। तो मिलते हैं आपसे कल, तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, ओके। तो हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।